नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपेयर थ्रू चार्ट्स में। गाइस, पिछले चैप्टर में हम अमेंडमेंट वाला चैप्टर पूरा कर चुके हैं, जो था कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे पार्लियामेंट के द्वारा अमेंड किया जाता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अगला चैप्टर, जो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए दो चीज़ें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस चैप्टर में वो हम पढ़ने जा रहे हैं। एमर्जेंस कैसे हुआ बेसिक स्ट्रक्चर का, और क्या क्या एलिमेंट्स जो हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाउ बेसिक स्ट्रक्चर इज अराइज। ओके, तो बेसिक स्ट्रक्चर के इमरजेंसी में सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं शंकरी प्रसाद केस 1951। राइट, शंकरी प्रसाद केस 1951 फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था 1951 उसके अगेंस्ट में आया था। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 जो हुआ था उसमें प्रॉपर्टी के राइट को फंडामेंटल राइट से हटाकर लीगल राइट बना दिया गया था। तो उसी केस के लिए ये केस आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है आर्टिकल 368 के तहत। यानी यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट का साथ दिया था, क्योंकि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट लाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि लैंड का रिफॉर्मेशन करना था, उसका डिस्ट्रीब्यूट करना था, और देश को आज़ादी मिल चुकी थी, तो काफ़ी गवर्नमेंट को प्लान चलाने के लिए लैंड की ज़रूरत थी। ओके, तो उसके बाद फिर 1964 में एक अमेंडमेंट एक्ट लाया गया गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके तहत 9th शेड्यूल में जो भी स्टेट के द्वारा बनाए हुए लॉज रखे जाएंगे उसको पार्लियामेंट उस पर अमेंडमेंट नहीं ला सकती है, या कोर्ट उसको रिव्यू नहीं कर सकता है। तो फिर उसके लिए अगेंस्ट एक केस आया, गोलकनाथ केस, जो 1967 में आया। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले फैसले को, जो उन्होंने शंकरी प्रसाद केस में दिया था कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है, रिवर्स करते हुए बोला कि पार्लियामेंट जो है कैन नॉट टेक अवे फंडामेंटल राइट्स। ओके, मीन्स फंडामेंटल राइट्स जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं हमारे कंट्री के लिए, और कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत ज़्यादा अहम हिस्सा रखते हैं, तो पार्लियामेंट उसको अमेंड नहीं कर सकती है। उसके बाद पार्लियामेंट ने इस पर रिएक्ट किया और उन्होंने एक कानून बना दिया, 24th अमेंडमेंट एक्ट ला दिया 1971 में, जिसमें उन्होंने आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 को अमेंड कर दिया। वैसे जो आर्टिकल 13 है वो हमारा लॉ से रिलेटेड है। तो आर्टिकल 13 के तहत पार्लियामेंट ने बोला कि जो भी अमेंडमेंट एक्ट है आर्टिकल 368 के अंदर, उसको आर्टिकल 13 के अंदर नहीं रखा जाएगा, और फिर पार्लियामेंट जो है अमेंडमेंट ला सकती है, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स ही क्यों ना हो। तो इसी केस के अगेंस्ट फिर से एक नया केस आया, केशवानंदा भारती केस, जो कि 1973 में आया। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट के 24th अमेंडमेंट एक्ट को बरकरार रखते हुए बोला कि ठीक है, पार्लियामेंट अमेंडमेंट ला सकती है इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, बट पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स के उस पार्ट को या उस फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकती जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। तो दोस्तों, इस बात को यहाँ पे ध्यान रखिए कि जो बेसिक स्ट्रक्चर टर्म है वो सबसे पहले यूज किया गया है केशवानंदा भारती केस में, और ये पूछ लिया जाता है। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे वो डिफाइन नहीं किया, आगे हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में आती हैं। उसके बाद दोस्तों एक 39th अमेंडमेंट एक्ट आया था 1975 में, जिसमें ये कहा गया था कि कोई भी इलेक्टोरल डिस्प्यूट होता है अगर प्राइम मिनिस्टर या लोकसभा स्पीकर के इलेक्शन में, तो उसको किसी भी कोर्ट में रिव्यू नहीं किया जा सकता, कोई कोर्ट उसको जुरिडिक्शन में नहीं लाएगी। तो इसी के अगेंस्ट एक केस आया, इंदिरा नेहरू गांधी केस 1975 में, जिसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन है वो पहली बार इवॉल्व हुआ। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो टर्म है वो सबसे पहले यूज़ किया गया है केशवानंदा भारती केस में, और बेसिक स्ट्रक्चर इवॉल्व हुआ है सबसे पहले इंदिरा नेहरू गांधी केस 1975 में। अब पार्लियामेंट ने फिर से इस पर रिएक्ट किया और उन्होंने बोला कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 हम लेके आते हैं, और लेके आए उसके साथ उस एक्ट में आर्टिकल 368 को अमेंड कर दिया गया। आर्टिकल 368 को अमेंड करने का मतलब ये था कि पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर हो जाएंगी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट में लाने के लिए। तो उसके लिए उन्होंने 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 पास किया। अब उसके फिर खिलाफत में एक नया केस आता है, मिनर्वा मिल्स केस, जो है 1980 में। 1980 में मिनर्वा मिल्स केस में आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत उन्होंने अनलिमिटेड पावर दे दी थी पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए, इसको इनवैलिडेट कर दिया, क्योंकि उनके मुताबिक बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट को अमेंड करने की अनलिमिटेड पावर नहीं दी गई हैं, लिमिटेड पावर दी गई हैं, और यहाँ पे
पार्लियामेंट उसी बेसिक स्ट्रक्चर को भंग कर रही है। तो पार्लियामेंट ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि पहले ही केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट बोल चुकी थी कि पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकती है। तो मिनर्वा मिल्स केस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। यहाँ मैं जितनी केसेज आपको बता रही हूँ, इसको आप विथ ईयर अच्छे से याद रखेंगे। उसके बाद आता है वमन राव केस, जो कि 1981 में आया था। वमन राव केस में सुप्रीम कोर्ट अपने पहले फैसले पे, जो कि उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर का दिया था, उस पे वो एकदम पक्के से जमे रहते हैं। और उन्होंने कहा कि जुडिशियल रिव्यू जितने भी केसेस आएंगे 1973 के बाद, यानी केशवानंदा भारती केस जब आया था 1973 में, उसके बाद जितने भी अमेंडमेंट किए जाएंगे उसको जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। मतलब जुडिशियल रिव्यू को भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया, ठीक है। क्योंकि जुडिशियल रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कभी कोई गलत फैसला ना आ जाए या कोई गलत लॉ ना बन जाए, उसके लिए ये बहुत ही अनोखा और इनोवेटिव चीज़ है जो हमारे इंडियन जुडिशरी में पाई जाती है। तो अब हमने इमरजेंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को देख लिया है। अगला देखेंगे हम कि क्या क्या एलिमेंट्स जरूरी होते हैं बेसिक स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, और बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या एलिमेंट्स हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई बहुत बड़ी गाइडलाइन तो नहीं दी है कि बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है और ये नहीं होता है, बट क्योंकि बार बार जजमेंट आते रहते हैं और तरह तरह के जजमेंट आए हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए कुछ बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक फीचर्स बन गए हैं। तो उसको हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या बेसिक फीचर हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन का जो आधार माना जाता है, और पार्लियामेंट उस बेसिक फीचर को अमेंड नहीं कर सकती है। तो चलिए हम जल्दी से फटाफट देखते हैं। सबसे पहले आता है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई लॉ नहीं है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक फीचर है, ये हमको आसानी से याद भी रहेगा। उसके बाद सोवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी। हमारा इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का जो सॉवरेनिटी है, रिपब्लिकन नेचर है, उसको पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती। दिस इज ऑल्सो अ बेसिक फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सेकुलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब यहाँ पे हर धर्मों को जगह मिलेगी और कोई धर्म लागू नहीं है, कोई एक धर्म लागू नहीं होगा। फिर सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, इन तीनों के बीच में पावर्स का सेपरेशन। फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेनली फेडरल कैरेक्टर का है। यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ नेशन, वेलफेयर स्टेट, यहाँ पे सोशो इकोनॉमिक जस्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी जो गवर्नमेंट स्कीम्स भी लाती है वो वेलफेयर स्कीम्स ज़्यादा लाती है, क्योंकि हम एक वेलफेयर स्टेट की तरह काम करते हैं। जुडिशियल रिव्यू मैंने आपको बताया ही पहले। फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो बेसिक फीचर है, मेन हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम काम करती है। रूल ऑफ लॉ, मतलब लॉ का ही रूल चलेगा यहाँ पे, ना कि रूल ऑफ गवर्नमेंट। हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में बैलेंस रहना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, इक्वलिटी का प्रिंसिपल फॉलो होगा। फ्री और फेयर इलेक्शंस होंगे। जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट रहेगी। लिमिटेड पावर्स मिलेंगी पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने के लिए, अभी मैंने बताया ही, उसी के लिए मिनर्वा मिल्स केस आया था। फिर इफेक्टिव एक्सेस दिया जाएगा जस्टिस के लिए। प्रिंसिपल अंडरलाइंग फंडामेंटल राइट्स, यानी फंडामेंटल राइट्स के मेन प्रिंसिपल्स जो इन्वॉल्व होंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स हैं आर्टिकल 32, 136, 141 और 142 के तहत, ये चारों आर्टिकल आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ये चारों आर्टिकल क्या कहते हैं उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 एंड 227। आर्टिकल 226, 227 भी क्या बताते हैं हाई कोर्ट के बारे में, ये चीज़ें आपके लिए होमवर्क हैं, आप बताइएगा। तो आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ आया होगा। अपना फीडबैक हमको भेजिए, और चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, मिलते हैं अगले चैप्टर के लिए। धन्यवाद।